नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विकास कुमार मीणा। आ गया हूं आपके लिए एक करंट अफेयर्स का मेगा शो लेकर, जो कि आपके रहने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि इस जो सेशन हम आज लेने वाले हैं, इस सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो सेशन को देखते हुए, इन क्वेश्चनों को देखते हुए, कंटेंट को देखते हुए बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके एक तरह से हाई लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं, यूपीएससी लेवल के। यदि आप इन क्वेश्चनों को ढंग से और एक तरह से सीरियस होकर नोट करते जा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और बहुत ही ज़्यादा आप सीरियस होकर इनको नोट करते हो तो आपको अगर इन टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन आपके आ जाता है तो यूँ मान लो आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आप करेक्ट कर ले जाओगे। आज का जो सेशन है हमारा एक तरह से बहुत इंटरनेशनल न्यूज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें मैं आपके साथ डिटेल में चर्चा करूँगा। हम चलते हैं आज के सेशन में। मैं करता हूँ आपका श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, और चलते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन और मोटिवेशनल कोट के साथ, जो कि आपको बनाएगी ऊर्जावान और आपको देगी एक तरह से मोटिवेशनल। साथियों जी, जैसे हम बात करते हैं आज की मोटिवेशनल कोट की और मोटिवेशनल लाइन की, तो आज की मोटिवेशनल लाइन है, केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। बात इतनी सी है कि आत्मविश्वास नाम की जो चीज़ होती है, वो आत्मविश्वास की नाम की चीज़ ही आपको आगे ले जाएगी और दुनिया से लड़ना सिखा देगी। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो आपका पढ़ाई से हो, चाहे आपका बेसिक कार्य हो, या किसी के प्रति आपकी जो भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है, कोई भी गोल डिसाइड कर रखा है आपने, या किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, लेकिन उस क्षेत्र में बने रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आपके अंदर है तो वो आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा और आपके कामयाबी का पीछे उसी का रोल होगा। एक तरह से कामयाबी जो हासिल करते हैं अपन, वो एक तरह से असफलता जो होती है हमारी, वो असफलता इसलिए मिलती है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस खो जाता है। जैसे कि बात करते हैं, एग्जाम देने आप जाते हो, तो क्या करते हो, आपको क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हो और वो आपका आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है। एक तरह से आप क्या होते हैं, ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो, और कंफ्यूज होकर क्या करते हो, आपको आते हुए भी उन क्वेश्चनों को क्या कर देते हो, आप गलत कर देते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, आत्मविश्वास जरूरी होता है। तो आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको बनाए रखना है और अपने आप को गोल को लेकर अपने आप के गोल को डिसाइड करके आगे बढ़ते हुए जाना है। करते हैं प्यारे साथियों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल लेवल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप महत्वपूर्ण यूपीएससी लेवल का देखकर और नोट कीजिएगा। अगर आप यूपीएससी लेवल से आप पढ़ रहे हो, आरएस लेवल से आप पढ़ रहे हो, तो आपका जो छोटे एग्जाम होते हैं सेंटर के, जैसे कि हम बात करें एसएससी, रेलवे, और जैसे कि राजस्थान लेवल की हम बात करते हैं तो राजस्थान पुलिस, कांस्टेबल, पटवार जो भी है XYZ, वो सब आपके यहाँ से कंप्लीट होने वाले। तो साथियों हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, पहला क्वेश्चन है 11 जून 2021 से शुरू हुआ 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो अभी हाल ही में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है, क्या हुआ साथियों, G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। और ये कौन से नंबर का G7 शिखर सम्मेलन था? तो ये था अपना 47वें नंबर का। कौन से नंबर का? 47वें नंबर का शिखर सम्मेलन था। अब ये G7 शिखर सम्मेलन क्या होता है, G7 क्या होता है और इसकी थीम क्या है? तो पहले बात करते हैं हम G7 शिखर सम्मेलन की। तो इसकी थीम है सारे प्यारे बच्चों, इसकी थीम है बिल्ड बैक लेटर। क्या है? बिल्ड बैक बेटर। इसका मतलब यह था कि जैसे हम कोरोना वायरस का अभी हाल ही में दौर चल रहा है, विश्व में कोरोना महामारी एक तरह से फैली हुई है, उसमें जो इकोनॉमी हमारी प्रभावित हुई है, उसी को देखते हुए अभी हाल ही G7 शिखर सम्मेलन हुआ। इस शिखर सम्मेलन में यह उद्देश्य रखा हुआ है कि कोरोना के कारण, जो कि महामारी के कारण जो इकोनॉमी अस्त व्यस्त हुई है, उसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, वापस से दुगने साहस से, दुगने आत्मविश्वास से हम क्या करेंगे, अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करके इकोनॉमी को वापस से बढ़ाएंगे। तो इसकी थीम तो क्या हो गई, बिल्ड बैक बेटर। इसकी क्या हो गई, थीम हो गई। कौन से नंबर का 47वां शिखर सम्मेलन था? G7। अब बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन की। तो साथियों एक तरह से G7 शिखर सम्मेलन क्या हुआ, एक तरह से बवाल हो गया। क्या हो गया? बवाल हो गया। एक किस तरह से बवाल हो गया गुरुजी? तो इस तरह से बवाल हो गया साथियों, क्योंकि हम जानते हैं कि G7 जो शिखर सम्मेलन होता है, एक तरह से इसमें
भाग लेने वाली जो कंट्रीज है 7 कंट्रीज का मैं आपको नाम बताऊंगा। उससे पहले बात जान लो, तो जो ये 7 कंट्री है विश्व की, ये बहुत ही रिचेस्ट कंट्रीज है, बहुत ही रिच धनवान जो देश है वो धनवान देश इसमें शामिल है। भारत इसमें शामिल है कि नहीं है? इस बार भारत की एक खुशनसीबी रही कि इसमें क्या होता है कि G7 शिखर सम्मेलन में क्या बुलाते हैं, गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। तो इस बार भारत भी इसमें शामिल था और इस बार हम देखें तो 4 देश इसमें गेस्ट के रूप में शामिल थे। अगर हम बात करते हैं G7 के इतिहास की, तो आपको पता होगा 1973 का जो ऑयल क्राइसिस आया था, क्या आया था? ऑयल क्राइसिस कब आया था? ऑयल क्राइसिस आया था साथियों 1973 में। जो 1973 में ऑयल क्राइसिस आया था, इसके बाद क्या हुआ था, सभी देशों ने मिलकर क्या किया कि इसमें एक तरह से निर्णय लेने के लिए एक से एक क्या किया, बैठक की। और बैठक में क्या हुआ कि जो प्रमुख देश है, धनवान देश है, उन्होंने मिलकर 1975 में, कब? 1975 में G7 शिखर सम्मेलन की स्टार्ट की, मतलब G7 बनाया। उस टाइम में ये G7 नहीं था साथियों। 1975 में अगर G7 स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम ओनली 6 देश शामिल थे। क्या थे? 6 देश शामिल थे। तो उस टाइम G6 नाम से ये जाना जाता था। लेकिन इसमें बाद में क्या हुआ कि प्लस एक जो देश आया, वो देश आ गया कनाडा। कौन सा देश आ गया? तो 1975 में तो 6 देश थे, बाद में एक देश शामिल हुआ और वो देश था कनाडा। इस प्रकार G7 में कितने देश शामिल हो गए? तो G7 में शामिल हो गए 7 देश। जिसे कि हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है, जैसे कि आपको एक ट्रिक बता दूं। वैसे कि वो ट्रिक आपके लिए, स्टूडेंट के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, क्या पिलाया? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया। आप मैडम जी को जूस पिला दिया। तो इसमें हम बात करते हैं, इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि जी का मतलब क्या है? जर्मनी। जी का मतलब हम बात करते हैं तो जर्मनी, और आगे हम बात करते हैं तो ये है फ्रांस। इसके बाद जे का मतलब क्या हो जाएगा? जापान। जे का मतलब क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। जी का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? जापान। अगर हम बात करते हैं यू की, तो ई का मतलब होगा USA, मतलब अमेरिका। आगे हम बात करते हैं सी का मतलब, तो सी का मतलब हो गया कनाडा। क्या हो गया? कनाडा। ई की हम बात करते हैं तो ई का मतलब हो गया इंग्लैंड। कितने देश हो गए? गिन लो आप। इंग्लैंड। तो ये क्या हो गया? जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, कनाडा और इंग्लैंड। ये G7 की कंट्रीज है। 1 2 3 4 5 6। और एक कौन सा देश था? तो एक देश है साथियों, ये रहा, इटली। कौन सा देश है? एक देश बच गया, इटली। ये इटली। ये सारे 7 देश है। और ये सारे 7 देश किसमें शामिल है? ये शामिल है G7 में। तो ट्रिक हो गई, आपको गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया। जो कि हम बात करते हैं, जी का मतलब जर्मनी, एफ का मतलब फ्रांस, जे का मतलब जापान, यू का मतलब USA, अमेरिका, आई का मतलब इटली, और हम बात करें सी का मतलब कनाडा, और ई का मतलब इंग्लैंड। ये सारे शामिल हो गए किसमें? G7 में। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई। जब G7 शिखर सम्मेलन होता है तो इसमें एक और देश भी शामिल था, जिसका नाम था रूस। कौन सा था? रूस शामिल था। लेकिन 1994 के बाद, कब से? 1994 के बाद। 1994 के बाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1994 के बाद रूसिया इसमें शामिल हुआ था। और ये कब अलग हो गया? तो ये अलग हो गया 2014 में। 1994 में रशिया शामिल हुआ था और ये माइनस कर दिया 2014 में। तो G7 से G8 बन गया था रूस शामिल होने के बाद। और रूस शामिल होने के बाद, कब रूस शामिल हुआ था? तो रूस शामिल हुआ था 1994 में। ठीक है, G7 G8 हो गया। बाद में G8 से वापस 2014 में रूस बाहर निकाल दिया गया। और रूस बाहर निकाल दिया गया तो वापस कितने देश बच गए? 7 देश बच गए, जिसमें हम बात करते हैं जर्मनी, जापान, फ्रांस, USA, कनाडा, इंग्लैंड, इटली। ये 7 देश इसमें किसमें शामिल हो गए? G7 में शामिल हो गए। अब बात करते हैं गुरुजी के G7 शिखर सम्मेलन हुआ, इसका मतलब क्या है? तो इसमें दुनिया वाले के जो पैसे वाले देश है वो इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और अभी हाल ही में 11 से 13 जून के बीच में G7 का शिखर सम्मेलन हुआ है। अभी G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आइए चलते हैं, आपको लेकर मैं चलता हूँ G7 के शिखर सम्मेलन में कहाँ पर हुआ है और कौन कौन इसमें शामिल है। तो देखो, इसमें हम बात करते हैं पहले तो 10 G7 एजेंडा दिस ईयर एंड व्हाट इज इन इट फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए इसमें क्या बोला गया है, इसके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। ये G7 में शामिल वाले सारे देशों के नक्शे हैं, जिसमें हमने बात कर ली कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, UK और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे आप इसको देख रहे हो, इस इमेज को आप देख रहे हो, तो इसमें आप नोट करोगे कि इसमें आपको 7 नहीं
9 आदमी दिखाई देंगे। कितने आदमी दिखाई देंगे? 9 आदमी दिखाई देंगे। देखो, एक दिखाई दे रहा होगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन G7 में तो क्या होता है, 7 ही शामिल होते हैं। कितने देश शामिल होते हैं? 7 ही देश शामिल होते हैं। लेकिन ये गुरुजी हम बात करते हैं कि ये 2 देश या 2 देशों के अलावा ये 2 नागरिक कौन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको भैया ये 2 नंबर वाले और ये कि मैडम, इनको आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इनको ध्यान से देखिए तो हमको पता चलेगा इसमें। और इसके पीछे आपको ये दिखाई दे रहा होगा पानी जैसा, ये पानी जैसा ये है, ये साथियों कार्बिस। ये कार्बिस क्या है गुरुजी? तो ये कार्बिस मैं बताता हूँ आपको कि फ्रांस के निकट, कहाँ पर? फ्रांस के निकट एक खाड़ी है और उस खाड़ी का नाम है कार्बिस खाड़ी। क्या नाम है? कार्बिस खाड़ी। और ये G7 शिखर सम्मेलन जो 11 से 13 जून के बीच में आयोजित हुआ है, इस G7 शिखर सम्मेलन को क्या बोला गया है? कार्बिस बे डिक्लेरेशन। क्या बोला गया है? तो कार्बिस बे डिक्लेरेशन। क्या बोला गया है? कार्बिस बे डिक्लेरेशन। ये बोला गया है इस शिखर सम्मेलन को। तो ये क्यों बोला गया? क्योंकि इनके पीछे जो खाड़ी जैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इन सब ने जाकर फोटो खिंचाया, यहाँ पर सब ने जाकर फोटो लिया और फोटो लेकर यहाँ पर क्या हुई, ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ कार्बिस खाड़ी में। कार्बिस कहाँ का खाड़ी कहाँ पर है? तो कार्बिस खाड़ी है साथियों कहाँ पर? तो ये शामिल है इसके आपास में फ्रांस के निकट में। अब इसमें ये 2 आदमी जो दिखा दे रहे हैं आपको मैडम, और ये 7 के अलावा ये 2 एक्स्ट्रा है। ये 2 एक्स्ट्रा कौन होते हैं? तो ये 2 एक्स्ट्रा है, एक का नाम तो है चार्ल्स मार्कल, इनका नाम तो क्या है? चार्ल्स मार्कल। क्या नाम है? चार्ल्स मार्कल। क्या नाम है? चार्ल्स मार्कल। और इन मैडम का नाम क्या है? तो इन मैडम का नाम है उर्सुला। क्या नाम है? उर्सुला। ये मैडम का नाम है उर्सुला। इनका नाम है चार्ल्स माइकल, इनका नाम है उर्सुला। अब ये कौन है? तो ये है भैया प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के ये क्या है? प्रेसिडेंट है। क्या नाम है इनका? चार्ल्स माइकल। और ये कौन है? यूरोपियन यूनियन की ये क्या है? काउंसिल, जो चांसलर होती है यूरोपियन यूनियन की, ये काउंसिल मेंबर है। क्या है? काउंसिल मेंबर है। कौन है? जो उर्सुला मैडम है, ये काउंसिल मेंबर जो हम बात करते हैं यूरोपियन कमीशन की क्या है? ये काउंसिल मैडम है उर्सुला ओल्डना। अब यूरोपियन यूनियन में जो कमेटी हुई है, इसमें ब्रिटेन को क्या होता था कि जिस प्रकार यूरोपियन यूनियन होता था, यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल है? तो यूरोपियन यूनियन की हम बात करते हैं तो इसमें 28 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल थे? 28 देश शामिल थे। लेकिन इसमें जो एक देश निकल रहा था ब्रिटेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेक्जिट बोलते हैं ना, ब्रेक्जिट। आपने नाम सुना होगा ब्रेक्जिट। यूरोपियन यूनियन में से 28 देश थे, इसमें से एक देश निकल गया तो ब्रेक्जिट हो गया। इसके बाद यूरोपियन यूनियन में कितने देश है? 27 देश है। इसकी जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। किसकी बात कर रहे हैं हम? यूरोपियन यूनियन की। और ये मैडम है यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर, और ये है यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है चार्ल्स माइकल और इनका नाम है उर्सुला ओल्डन। चलते हैं गुरुजी, ये तो ठीक है। ये 7 देशों के क्या हो गए? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो चुके हैं। ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इनके बारे में बताता हूँ। तो ये कहाँ पर हुई है? कार्बिस खाड़ी में आयोजित हो गई है। कहाँ पर हो गई है? कार्बिस खाड़ी में आयोजित हो गई है। अब आगे इसमें बात करते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन की जो बात करते हैं, ये इसमें शामिल क्यों होते हैं? तो जैसे कि अपने अंदर बात करते हैं, अपने अंदर क्या होता है? संसद, लोकसभा ये होती है। आपने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि कैबिनेट होती है, और कैबिनेट का जो कार्यभार संभालते हैं, आधिकारिक कार्यभार, वो कौन संभालते हैं? वो कैबिनेट सचिव संभालते हैं। और कैबिनेट सचिव का काम कौन करती है? जैसे कि यूरोपियन यूनियन में तो ये करती है मैडम उर्सुला ओल्डन क्या करती है? एक तरह से कैबिनेट सचिव का काम करते हैं यूरोपियन यूनियन में। अब जब ये 7 देशों का शिखर सम्मेलन होता है, इन 7 देशों के शिखर सम्मेलन में क्या होता है साथियों कि 7 देश तो शामिल होते ही होते हैं, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है ये हमेशा शामिल होता है एक तरह से सचिव के तौर पर। और इनकी साथ ये क्या करता है? बातचीत करता है देश दुनिया के बारे में, और देश दुनिया के बारे में बात करते हैं। तो वही 7 जो शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें क्या हुआ कि इनके बारे में मैंने बता दिया। इसमें क्या हुआ? 4 देशों के जो बुलाए गए थे साथियों। किनको बुलाया गया? तो हम बताते 4 देशों के। ये देखो आप,
ये देखो आपको पूरा G7 का मैं आपको मैप समझाता हूँ। तो ये G7 के पूरे देश है। यूरोपियन यूनियन में ये शामिल वाले दो क्या है, ये दो यूरोपियन यूनियन के जिनका नाम मैंने आपको बता दिया, माइकल साहब और उर्सुला मैडम। और ये 4 देश के जो गेस्ट रूप में शामिल हुए, ये गेस्ट रूप में द इन्वाइटेड गेस्ट कंट्रीज। और गेस्ट कंट्रीज में कौन कौन शामिल है, तो गेस्ट कंट्रीज में शामिल कौन कौन है, तो एक तो आपको मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, ये है मोदी जी। ये मोदी जी कहाँ से थे, भारत से। ये कहाँ से थे, तो ये अफ्रीका से। इनका नाम है राम पोसा जी। क्या नाम है, राम पोसा जी। क्या नाम था, तो राम पोसा जी इनका नाम था। और उधर बात करते हैं तो ये है भैया, ये साउथ कोरिया से, ये दक्षिण कोरिया के हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये 4 देश इसमें शामिल हुए थे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है यून साम, और जिनका नाम अभी बताते हैं, ठीक है। ये मोदी जी अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया क्या हुए थे, ये शामिल हुए थे किसमें साथियों, तो G7 के गेस्ट कंट्रीज के रूप में शामिल हुए थे। और ये G7 की कहते हैं कंट्रीज है जो कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 यूरोपियन यूनियन के सदस्य इसमें शामिल हुए थे, एक का नाम है माइकल और एक का नाम है उर्सुला मैडम। आगे चलते हैं और इसी में बात करते हैं, पूरी डिटेल आपको G7 के बारे में बताते चल रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ G7 जिसमें ये सारे देश शामिल है जिनकी हमने बात कर ली है, ठीक है। G7 के अंदर हम बात करते हैं तो 7 मेंबर कंट्रीज है। 1975 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी ग्रुप ऑफ 6 G7 G6 के नाम से, G6 के नाम से इनकी क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसमें 40% ऑफ ग्लोबल GDP का टारगेट रखा था। 1/10 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें शामिल है। 2014 में रशियन को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था इसमें से। सारी चीज़ आपको मैंने बता दी है। आगे चले और बात करते हैं इसकी और डिटेल से। तो आगे चलते देखो साथियों, मैं इसके बारे में और बताता हूँ। तो देखो अब जैसे कि हम बात करते हैं, ये G7 शिखर सम्मेलन शामिल हो गया। और G7 शिखर सम्मेलन में एजेंडा क्या निकल के आया, तो भैया जैसे कि यहाँ पे मोदी जी गए और मोदी जी से पूछा, बताइए मोदी जी क्या हालचाल है। मोदी जी ने कहा बहुत बढ़िया हालचाल है, ठीक है। मोदी जी ने बोला बहुत बढ़िया हालचाल है, फिर बताइए आगे क्या करना है। तो मोदी जी ने जाते ही कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमें लाइसेंस दिलवा दो। क्या बोला मोदी जी ने, हमें लाइसेंस दिलवा दो। अब भैया लाइसेंस तो दिलवा दो, लेकिन किसका लाइसेंस दिलवा दें, तो मोदी जी ने कहा कि जिस प्रकार अमेरिका है, वो अमेरिका क्या करता है, जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन, फाइजर वैक्सीन, इन सब के फॉर्मूला क्या कर रखा है, उसने क्या कर रखा है, अमेरिका ने पैटेंट के रूप में दे देता है। और अब भारत चाहता है कि हम क्या करें, इन्हीं फॉर्मूला को हमको भी मिल जाए और इन्हीं के बेस पर हम क्या कर ले, दवाइयाँ बना ले, वैक्सीन बना ले। कौन बोलना चाहता है, मोदी जी बोलना चाह रहे हैं किनसे, G7 वालों से, ठीक है। तो उनसे बोला भी जो हमारे पास क्या है, कंपनियां भी बहुत है हमारे पास, जैसे कि हमारे भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड चल रही है, बायोलॉजिकल ही सामने आई है, सारी जो कंपनियां हैं वो काम कर रही है, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोटेक, ये सारी कंपनियां काम कर रही है वैक्सीन बनाने में। तो मोदी जी ने बोला कि हमारे पास कंपनियां हैं, सारी चीज़ें, लेकिन आप हमें फॉर्मूला दे दो, हम घर पर ही क्या कर लेंगे, वैक्सीन बना लेंगे और देश दुनिया के साथ क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे। हम क्या करेंगे, किसी भी देश को जरूरत होगी तो उनको भी हम क्या करेंगे, वैक्सीन उपलब्ध करा देंगे। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला दिला देंगे, फॉर्मूला दिला दो। तो ये फॉर्मूला कौन देगा, तो उन्होंने कहा, G7 वालों से कहा कि फॉर्मूला कौन देगा, तो इसमें फॉर्मूला जो देंगे, तो साथ ही जो मैडम होती है ना, ये मैडम की बात करते हैं, ये सचिव के रूप में कार्य करते हैं, एक तरह से कार्यभार संभालते हैं। तो इन्होंने कहा जो आपके बगल में खड़ी है या बेटी है वो ही दे देंगे। तो ठीक है, इन्होंने बात की कि ठीक है मोदी जी, आपकी बात हम सुनते हैं और आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मूले की बात इन्होंने बोल दी। फिर ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछा कि भैया आप क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। तो जिस प्रकार इन्होंने जवाब दिया, तो इन्होंने जवाब दिया कि अगर मोदी जी बोल रहे कि हमें फॉर्मूला दे दो और हम फॉर्मूला से वैक्सीन बना लेंगे, तो जिस प्रकार वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो हम दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया वालों ने जिम्मेदारी ले ली कि दुनिया भर में बांटने का और डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम क्या होगा, हमारे हाथ में होगा, मोदी जी का सहयोग हम अच्छी तरह से करेंगे, ये बोल दिया G7 शिखर सम्मेलन में। अब आगे चलते हैं, इसी की बात हम करते हैं। तो इसमें भारत को जो बात करते हैं, जिसे ये भारत को क्या क्या पूछेंगे, जैसे कच्चे माल की मात्रा उपलब्ध करा दो, हमें फॉर्मूला दे दो, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने क्या करी, खूब तरह से चर्चा की, जिसकी हम बात करते हैं कार्बिस बे डिक्लेरेशन बोला गया है, ठीक है, जिसमें 4 कंट्रीज शामिल थी। कौन थे, मोदी जी थे, अफ्रीका थी, साउथ कोरिया थी और ऑस्ट्रेलिया शामिल था, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन के सचिव थे, काउंसलर जो कमीशन की बैठ थी वो मैडम थी और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट थे,
है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में इन्होंने बोला कि आगे चलो ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बात और रखी, एक बात और रखी, तो वो फॉर्मूला रखा, एक सेकंड में दिखाना चाहता हूँ आपको। तो इसका तो बिल्ड बैक बेटर इसका क्या हो गई, थीम हो गई साथियों। आगे चलता हूँ और इसी में बात करता हूँ। तो देखो एक सेकंड, इसमें मैं बताता हूँ आपको। देखो एक सेकंड, इसमें क्या हुआ साथियों, तो इसमें एक फॉर्मूला और निकल के आया। उस फॉर्मूले का नाम दिया गया B3W। क्या नाम दिया गया, B3W। इसका अर्थ क्या है, तो जिस प्रकार अपन ने बात की B3 की बात की, तो बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर, इसकी हमने बात की। W का मतलब है वर्ल्ड, क्या नाम है, वर्ल्ड मतलब संसार। तो क्या बन गई, B3W का मतलब हो गया बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये क्या हो गया, B3W का बात कर लिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें इतनी बड़ी घोषणा की गई है, जिस प्रकार बेल्ट एंड रोड मैप, बेल्ट एंड रोड मैप की बात करते हैं, तो हम चाइना के द्वारा ये प्रोग्राम चालू किया गया था। चाइना के द्वारा ये प्रोग्राम चालू किया गया था, जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड मैप। बेल्ट एंड रोड मैप के द्वारा ये समझाया गया था चाइना के द्वारा कि हम क्या करेंगे। चाइना वालों ने बोला था कि हम पूरे देश दुनिया को एक तरह से रोड के माध्यम से, जो सड़क के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे, साथ के साथ हम समुद्री रास्तों से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब यह है कि चाइना के द्वारा एक शुरुआत की गई थी, जिसका नाम बोला गया था कि बेल्ट एंड रोड मैप, जो चाइना का है। इसमें चाइना का उद्देश्य है कि सभी देशों से चाइना ने बोला हुआ है कि हम आपस में एक दूसरे को, सभी देशों को एक दूसरे से सड़क के माध्यम से जोड़ने का और समुद्र के माध्यम से क्या करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस प्रकार इस बैठक में बात हुई बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के माध्यम से, तो इसमें यह बोला गया कि इसमें लगभग हम बात करते साथियों, तो लगभग 40 बिलियन, कितना, 40 ट्रिलियन की इसमें क्या होगा, एक उद्देश्य रखा है। और ये 40 ट्रिलियन उद्देश्य कहाँ पर लगाएंगे, तो ये लगाएंगे साथियों किस पर, ये लगाएंगे इस चाइना को घेरने पर, कि चाइना आगे नहीं निकल जाए। चाइना को एक तरह से चारों क्या करेंगे, G7 कंट्रीज वाले क्या करेंगे, घेरेंगे कि चाइना ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि देश दुनिया में इसका दबदबा बना रहे, एक तरह से देश दुनिया पर क्या करने लगे, राज करने लगे। इस तरह इन लोगों ने सोचा कि $40 ट्रिलियन का उद्देश्य रखा है, प्रस्ताव रखा है, इतना का पैकेज इन्होंने लागू किया है, जिसमें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के लिए किया है। और इसमें क्या करेंगे, चाइना को घेरने की प्लानिंग बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि G7 शिखर सम्मेलन के तहत में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अब इसमें क्या होगा कि चाइना को घेर लेंगे। आगे बात करते तो आपको सारे उद्देश्य समझ में आ गया। मोदी जी ने क्या बोला, तो वो ये एजेंडा इसमें था और इस एजेंडा में ये सारे देश शामिल हुए और इनके द्वारा ये बोला गया था, एक तरह से ये हाइब्रिड मीटिंग थी, जिसमें कोविड-19 के पेंडेमिक के बारे में भी चर्चा की गई और इसमें वर्चुअल फॉर्मेट में मीटिंग हुई, जिसमें कि 4 देशों को क्या किया गया, इसमें जोड़ा गया, जिसकी थीम की हमने बात कर ली, बिल्ड बैक बेटर इसकी थीम है। और इसमें अपने क्षेत्र की जो बात करते हैं, अमेरिका में अभी हाल ही में रैंसमवेयर साइबर अटैक हुआ था, याद हो आपको, जो अमेरिका में रैंसमवेयर साइबर अटैक हुआ था। एक पाइपलाइन थी, ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जो अमेरिका की थी, उस पर क्या हुआ था, हमला हुआ था, एक तरह से साइबर अटैक हुआ था। इन सभी चीज़ों पर ये क्या करेंगे, उसको सामना करने के लिए इन्होंने प्रतिज्ञा की है और जिस गिफ्ट में चीन का नाम लिया है, क्योंकि जो चीन की बात करते हैं उसको चीन को घेरा गया है और कोविड-19 की तरफ से, जो कोविड-19 की जो बीमारी है ये चाइना की ओर से, उसी के आधार पर चाइना को घेरने की एक तरह से साजिश की जा रही है, मतलब एक तरह से कोशिश की जा रही है। और यूके ने अपने राष्ट्रपति पद के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को रेखांकित किया है, जिसमें ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना होगा, ये इन्होंने बोला है, जिनका नाम है जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति है। और इनके द्वारा क्या कहा गया है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए बारीकी से जांच होनी चाहिए। इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे आए, जिससे कि चीन पर दबाव बढ़ सकेगा। देख लो आप, बाइडेन साहब का ये बयान है।
इसमें हम बात करते हैं तो साथियों अभी हाल ही में देखो इसकी बात करते हैं तो बाइडेन साहब फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप एज यूएस प्रेसिडेंट की जो बाइडेन साहब है ये अभी हाल ही में इनकी फर्स्ट ट्रिप है G7 में, मतलब पहली बार ये राष्ट्रपति बने हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार कहाँ गए हैं तो ये पहली बार गए G7 शिखर सम्मेलन में। ये कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन कहाँ के राष्ट्रपति है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके जो बाइडेन साहब है। इस मीटिंग में कौन कौन शामिल है? इस मीटिंग में वर्चुअल मीटिंग हुई थी और इनमें बातचीत करें तो क्वीन एलिजाबेथ जो सेकंड है ये इसमें शामिल थी। और ब्रिटेन की हम बात करें G7 सम्मेलन में ये शामिल हुए थे। ये स्विट्जरलैंड के थे, ये स्विट्जरलैंड जेनेवा से वो क्या नाम है इनका नाम व्लादिमीर पुतिन। जो पुतिन साहब है ये है कि ब्रुसेल्स के नाटो की हम बात करते हैं, इन नाटो की क्या है अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। पहले यूरोपियन यूनियन मैंने अच्छे से समझाया था आपको और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ये G7 शिखर सम्मेलन की बातें बाइडेन साहब और ये आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम क्या था, इनका नाम था बोरिस जॉनसन। ठीक है, ये सारी चीज़ बात हो गई। आगे चलते हैं और बात करते हैं। आगे मैं बात करता हूँ कुछ क्वेश्चंस की और इन क्वेश्चंस के बारे में आप जवाब देने की कोशिश करोगे। देखो आप जवाब दो। पहला जवाब दो आप कि G20 आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? 2020 में G20 आपातकालीन बैठक की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भैया सऊदी अरब ने। किसने की थी? सऊदी अरब ने। किसने की थी? सऊदी अरब ने G20 शिखर सम्मेलन की जो आपातकालीन बैठक थी इसकी अध्यक्षता की थी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर करने की कोशिश करें। 2021 में G20 बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? तो ये करेगा रोम, इटली। कौन करेगा? रोम, इटली की राजधानी है रोम और इटली इसकी अध्यक्षता करेगा। जो 11 से 13 जून के बीच में, मतलब अभी हाल ही में G7 हुआ था, ये 11 से 13 जून में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था साथियों, हम बात करें कार्बिस बे जो कि फ्रांस के निकट कार्बिस खाड़ी है, वहाँ पर ये आयोजित हुआ था G7। और हम बात करें G20 और G20 बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा इटली, रोम। 2020 में G20 की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सऊदी अरब ने की थी, ये मैंने आपको बता दिया। 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? 2023 में बताओ कौन करेगा? 2023 में कौन करेगा बताइए आप? भारत। 2023 में G20 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। और 2022 में G20 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा साथियों इंडोनेशिया। कौन करेगा? इंडोनेशिया। अब देखो साथियों इसमें समझो, देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है। 2020 में आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता किसने की? सऊदी अरब में। 2021 में रोम, इटली में। अगर बात करते हैं 2022 में तो इंडोनेशिया और 2023 में भारत। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है 2020 सऊदी अरब, 2020 सऊदी अरब। ठीक है, 2021 की हम बात करते हैं तो 2021 रोम, इटली। क्या है? रोम और इटली। तो इटली की राजधानी रोम है। 2022 में कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। 2023 में कौन कर रहा है? 2023 में कौन कर रहा है साथियों? तो वो कर रहा है अपना प्यारा भारत। ये किसकी बात कर रहे हैं? G20 शिखर सम्मेलन की। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन में, तो यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल है? 28। और बाद में ब्रेक्जिट होने के बाद कितने लगे? 27 देश यूरोपियन यूनियन में शामिल है, जिसकी अभी जो बात करते हैं जिसकी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जो कि हमने बात की थी। आपको पता है यूरोपियन यूनियन के बारे में मैंने अच्छा से समझाया था आपको, जिसमें कि स्विट्जरलैंड के साथ इन्होंने क्या कर दिया था? समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। थोड़े दिन पहले हमने डिटेल से बात की थी यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। 2023 की बात कर ली। ब्रिक्स की बताओ, ब्रिक्स की हम बात करते हैं तो ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है बताइए? ब्रिक्स। ठीक है, भारत, रूस। ठीक है, नहीं ब्राज़ील। एक सेकेंड, इसमें कौन कौन शामिल है? तो ये ब्राज़ील, रूस, इंडिया मतलब भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। किसमें? इसमें ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत ब्रिक्स में बैठक की अध्यक्षता करेगा 2021 में। आसियान 2021 की बैठक की मेजबानी किसने की बताइए? आसियान 2021 की बैठक की मेजबानी
किसने की थी? ये की थी ब्रुनेई ने। किसने की थी? ब्रुनेई ने। ब्रुनेई ने आसियान 2021 की बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो संघाई सहयोग संगठन है, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन की हम बात कर लेते हैं इसी में। तो संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा बताइए? ये करेगा दुशांबे। कौन करेगा? दुशांबे। कौन करेगा? दुशांबे करेगा। और दुशांबे किसकी राजधानी है? ये कजाकिस्तान की राजधानी। किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की है राजधानी। किसकी बात कर रहे हैं हम? दुशांबे की। तो आपके ये सारे क्वेश्चन यहाँ से संबंधित थे जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें कि आपका आसियान कंप्लीट हो गया, ब्रिक्स कंप्लीट हो गया, शिखर सम्मेलन कंप्लीट हो गया, G7 कंप्लीट हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ में आई है तो अपनी मित्र मंडली के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर चलने दें और सेशन को शेयर करते जाए। और बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसके बाद में आज आपके सामने लेकर आया हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट था G7 शिखर सम्मेलन और ये सारी चर्चा। तो आपको पता होगा यूपीएससी की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसी में। देखो आप तो ये जनरल स्टडीज जो सेकंड का पार्ट होता है और जो बात कर रहे हैं पेपर नंबर 3 की, और पेपर नंबर 3 में संबंधित होता है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या है? इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि हमने सारे इंस्टीट्यूशन की बात कर ली। साथ में जो हम बात करते हैं ये सारा इसलिए ज़रूरी था बताना कि इनमें क्या क्या एजेंसीज, क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम पढ़ते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम पी लेते हैं पानी। अब बात करते हैं इसमें क्या होगा, जो दिल्ली की हम बात करते हैं और दिल्ली में क्या किया जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार कराया जा रहा है। तो साथियों हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। देखो हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के मास्टर प्लान के मसौदे को लेकर किस वर्ष लक्षित करते हैं तो अपनी प्रारंभिक स्वीकृति दे दी। अब देखो क्या चीज़ है कि एक तरह से दिल्ली के लिए बात करते हैं तो दिल्ली ने एक तरह से सौदा किया है, और सौदा बात किया है किसने किया है? अरविंद केजरीवाल जी ने। बात करते हैं 2017 की, तो हमें जो बात करते हैं 2017 की, तो जो अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, जिन्होंने 2017 में कहा था कि हम दिल्ली को ऐसा बना देंगे, दिल्ली का फ्यूचर ऐसा बना देंगे, दिल्ली का भविष्य ऐसा बना देंगे कि दिल्ली एक तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएगी। तो ये आपके और हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि हमारी दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है, भारत की कैपिटल है, अपने देश की राजधानी है। और दिल्ली में अभी हाल ही में जो बैठे हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, और दिल्ली को फ्यूचर में अच्छा बनाने के लिए, वहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए एक तरह से मास्टर प्लान शुरू किया गया है। और उस मास्टर प्लान के तहत अभी हाल में ये स्वीकृति मिल चुकी है, और इसका टारगेट रखा गया है 2041 क्या रखा गया है? टारगेट रखा गया है 2041। टारगेट इसलिए रखा है कि 2041 तक हम क्या कर देंगे, 2041 तक क्या कर देंगे साथियों, दिल्ली को चमका देंगे। चमका देंगे का मतलब चमका देंगे। अब चमका देंगे क्यों, कैसे चमकाएंगे भैया? तो साथियों हम बात करते हैं, देखो इसमें क्या होगा कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं आपको इसमें क्या होगा, कैसे कटिंग और कैसे क्या चीज़ होती है। तो आप और हम क्या रहते हैं, एक तरह से गांव या सिटी के नागरिक है। आपने अपने आसपास के एरिया में देखा होगा कि प्लॉट काटे जाते हैं। क्या काटे जाते हैं? प्लॉट काटे जाते हैं। वो प्लॉट किसके तहत काटे जाते हैं? तो आपने देखा होगा जैसे कि हम कोटा में यूआईटी की बात करते हैं, वैसे अलग अलग नगर पालिका, नगर निगम, इनके तहत क्या होता है, प्लॉट काटे जाते हैं। और प्लॉट काटने के बाद एक कॉलोनी बनाई जाती है। कॉलोनी का जो विकास होता है जिनके माध्यम से होता है, यूआईटी अगर तैयार कर रही है तो वहाँ प्लॉट काट कर मकान बना दिए जाते हैं, फिर उनको बेच दिया जाता है। इसी प्रकार का जो मास्टर प्लान, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसको बोला गया है मास्टर प्लान। क्या बोला गया है? मास्टर प्लान। और ये मास्टर प्लान ड्राफ्ट कहाँ तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है दिल्ली के लिए, जिसमें क्या होगा,
जिसकी हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इसमें राज्य का विकास होगा, और राज्य का विकास होने के लिए एक तरह से विजन डॉक्यूमेंट होगा। जिस प्रकार विजन डॉक्यूमेंट क्या होता है, अब विजन डॉक्यूमेंट गुरुजी विजन डॉक्यूमेंट के बारे में भी समझाइए। तो विजन का मतलब होता है भविष्य देखना। विजन डॉक्यूमेंट का बात करते हैं तो विजन डॉक्यूमेंट का मतलब होता है भविष्य देखना। अब विजन डॉक्यूमेंट पे ये होने वाला है, जैसे कि मैं हूँ, आज मैं हूँ, मान लो अब मेरी उम्र है 25 साल, ठीक है, ठीक है, हाँ 25 साल ही है, ज़्यादा मत सोचो, 25 साल है। तो 25 साल की हम बात करते हैं, तो साथियों मैं अपना भविष्य देखता हूँ कि मुझे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं एक तरह से प्लानिंग सोच के रखा हूँ, प्लानिंग ये सोच के रखा हूँ कि मेरे को ज़िंदगी में जैसे कि आज के 2 साल बाद तो मुझे ये करना है, मुझे इस तरह से पैसे कमाने हैं। अगर मैं 60 साल के बाद रिटायरमेंट लेता हूँ और 60 साल के बाद अगर मैं पढ़ा रहा हूँ या पैसे कमा रहा हूँ, तो मेरे भविष्य में आने वाली जो भी मेरी परेशानियाँ हैं, उन परेशानी के लिए मैं कैसे सुरक्षित पैसे करूँ, इन सब के बारे में अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग सोच समझ के हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ये सारी चीज़ें करते हो, आप भी करते होंगे कि हमें आगे क्या करना है, 1 साल बाद हमें घर लेना है, 1 साल बाद हमें गाड़ी लेनी है। इसी तरह केजरीवाल जी ने क्या किया था, अभी हाल में एक मास्टर प्लान ड्राफ्ट तैयार किया गया है। कहाँ पर, तो ये किया गया है साथियों दिल्ली में। और दिल्ली में क्या करना है, दिल्ली के भविष्य को लेकर, दिल्ली के भविष्य को लेकर, वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर 2 वॉल्यूम में, क्या नाम है, 2 वॉल्यूम में 22, कितने 22, अब 22 क्या रखा गए हैं, इसमें मुद्दे रखे गए हैं। 22 इसमें क्या रखे गए हैं, फैसिलिटीज, एक तरह से आप टारगेट रख लो, जिनको इनमें क्या कर रखे हैं, पैमाने रखे गए हैं। 22 चैप्टर रखे गए हैं, जिनको बोलो एक तरह से चैप्टर, क्या बोला गया है, 22 चैप्टर रखे गए हैं और 2 वॉल्यूम रखे गए। इनके तहत क्या किया जाएगा, दिल्ली को क्या किया जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से चमका दिया जाएगा। और इसमें जो प्लानिंग की बात करते हैं, तो वो प्लानिंग ये होगी कि जिस प्रकार हम बात करते हैं पुराने गणतंत्र दिवस की, जो कि हम बात करते हैं, और आज की दिल्ली की बात करते हैं, तो हर एक नए दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट अपनी ज़िंदगी में आता रहता है। इसी प्रकार दिल्ली में भी क्या होता है, डेवलपमेंट आता रहता है, और दिल्ली में डेवलपमेंट होता जा रहा है। जो कि हम बात कर रहे हैं पिछले कब हुआ था, तो ये पिछले की बात करते हैं, हर 20 साल में डेवलपमेंट होता है। कब, हर 20 साल में ये मास्टर प्लान तैयार होता है। अभी हाल ही में 2041 के लिए 2021 में ये मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। इसके पहले कब हुआ होगा, तो इसके पहले हुआ था 2000 में। कब हुआ था, 2000 में ये मास्टर प्लान तैयार हुआ था, जो हमने बात कर ली थी। और इसी में जो बोला गया था, ये सारी चीज़ें इसमें बोले गई थी। इसके पहले कब हुआ था, तो इसके पहले जो प्लान हुआ था तो दिल्ली के लिए 1962 में। कब हुआ था, 1962 में। उसके बाद 2001 और 2021 का ये मास्टर प्लान अभी हाल में आया है, जिसमें दिल्ली को चमकाने के लिए बात करेंगे। ये या तो 20 साल में होता है या 40 साल के लिए होता है, 20 साल या 40 साल के लिए इसमें मास्टर प्लान प्रोजेक्ट लाया जाता है, जिसमें भविष्य का विजन देखा जाता है। अब इसमें होगा क्या क्या, दिल्ली को क्या क्या मिलने वाला है, तो देखो दिल्ली में क्या क्या मिलने वाला है। तो आखिर क्या है, ड्राफ्ट दिल्ली मास्टर प्लान 2041, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन हाउ दिल्ली मास्टर प्लान 2041 एम्स टू ट्रांसफॉर्म एयर, मतलब क्या करना है वहाँ को, वहाँ की जो वायु है, आप भी जानते हो दिल्ली का वायु कितनी खराब है, वायु प्रदूषण कितना होता है दिल्ली में। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वहाँ पर प्लानिंग की जाएगी। किसको, वायु प्रदूषण को। वहाँ की जो वाटर प्लानिंग की बात करते हैं, पानी की व्यवस्था को, वहाँ को पानी की व्यवस्था को वहाँ पर अच्छे से किया जाएगा। एंड लैंड इन द नेशनल कैपिटल, और जो वहाँ पे भूमि प्राप्त होती है, वहाँ के जो प्लॉट काटे जाते हैं, वहाँ की हम बात करेंगे। तो भूमि के लिए वहाँ पे भूमि, प्लॉट, इनके बारे में क्या क्या प्लानिंग रहने वाली है, इनके बारे में हम करते हैं डिटेल से चर्चा। ये कब की खबर है, 13 जून 2021 की खबर है, और ये मैं आपके लिए कटिंग लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या बात बोली है, तो दिल्ली डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, इसने ये बात बोली है साथियों। तो इसमें बोला है कि दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2041 में जो एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, वो क्या रहने वाला है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो ओपन फॉर पब्लिक कमेंट्स फॉर 45 डेज, तो इनमें ये सारी चीज़ें बोली गई है, जिसमें एक तरह से बोलते हैं कि एक तरह से इसमें नाइट लाइफ होगी। नाइट लाइफ का मतलब क्या होता है गुरुजी, तो
तो जो भी मेरे प्यारे साथी अगर इंदौर गए हो या इंदौर में रहने वाले हो, तो इंदौर में क्या होता है, एक तरह से नाइट लाइफ चलती है। इंदौर में क्या चलती है, नाइट लाइफ चलती है। और इस इंदौर की नाइट लाइफ की हम चर्चा करें तो नाइट लाइफ का मतलब होता है कि पूरी रात मार्केट बाजार लगना। क्या होता है, नाइट लाइफ का मतलब होता है पूरी रात बाजार लगना। तो गुरुजी हमारे एरिया में भी लगते हैं, तो केशवपुरा कोटा में या फिर और जगह की हम बात करते हैं जहाँ हम रहने वाले वहाँ पे भी लगता है। अरे भैया वो 10 बजे या 12 बजे का मार्केट नहीं, वो पूरी रात का बात होते हैं, मतलब जो दिन का 24 घंटा पूरा उसमें क्या होता है, मार्केट लगता है। और ये मार्केट लगता है शिफ्ट वाइज, शिफ्ट में ये चलता रहता है काम, और शिफ्ट वाइज ये मार्केट लगता है। कोई भी जैसे किसी की दुकान है तो उसका भाई पहले बैठ जाएगा, उसके बाद उसकी मम्मी आ जाएगी, मम्मी के बाद भाई आ जाएगा, भाई के बाद बहन थोड़ी देर बैठ जाएगी। इस तरह से पूरी रात पूरे 24 घंटे में ये दुकानें यहाँ पर चलेगी। क्या चलेगी, तो ये दिल्ली के लिए प्लान की जा रही है कि 24 घंटा का क्या होगा, यहाँ की लाइट लाइफ होगी, नाइट लाइफ होगी। इसी तरह हम बात करते हैं गोवा, आपने नाम तो सुना ही होगा। गोवा की हम बात करते हैं तो गोवा में भी नाइट लाइफ चलती है। गोवा में क्या चलती है, नाइट लाइफ चलती है, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं कि पूरी जगह चलती है, कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पर क्या चलती है, नाइट लाइफ चलती है। तो एक तो ये प्लान किया गया है कि दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली में एक तरह से नाइट लाइफ मिल जाएगी, मतलब पूरी रात क्या होगा, मार्केट खुले रहेंगे और मार्केट में जो कस्टमर आते जाते रहेंगे, दुकानकर्ताओं को भी क्या होगा, भविष्य में दुकानें चलाने को सहयोग मिलेगा और उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें क्या होगा कि फोकस ऑन 24 आवर जो कि बात कर ली अपन ने, शिफ्ट की है ना। और ऐसे जो बात करते हैं इसमें तो जो आगे बात की गई है अफोर्डेबल एंड रिसेंटल हाउसिंग। अफोर्डेबल एंड रिसेंटल हाउसिंग का मतलब है कि यहाँ पर क्या करोगे आप, एक तरह से हॉस्टल लाइफ और यहाँ की जो प्लॉट लाइफ होगी वो ऐसी विकसित कर देंगे कि जिसके पास थोड़ी बहुत भी संपत्ति है वो भी क्या कर देगा, ले सकता है। इसको मैं आपको समझाना चाहूँ तो ऐसे समझिए कि जैसे कि आप बात करते हैं दिल्ली में, तो जैसे कि दिल्ली में कोई 10 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है और 10 बीघा ज़मीन है, तो उस 10 बीघा ज़मीन को लेने के लिए दिल्ली में कीमत होगी लगभग 100 करोड़। कितनी कीमत होगी, 10 बीघा ज़मीन लेने की 100 करोड़। लेकिन जैसे कि यहाँ के जो नगर पालिका, नगर निगम, दिल्ली सरकार जो यहाँ पे प्लॉट काटेगी, वो प्लॉट काटने के बाद 10 बीघा की ज़मीन लेने के लिए कोई आदमी नहीं ले सकता। कोई आदमी, एक आदमी 100 करोड़ में ज़मीन ले सकता है क्या, 10 बीघा? हाँ ले सकता है, कोई बड़ा आदमी है। लेकिन किसी के पास 10 ही करोड़ हो फिर तो वो क्या करेगा, वो जैसे करेगा साथियों कि उसमें क्या करेंगे, इन्होंने ये बोला है कि इसमें जो रेंटल हाउसिंग की जो ज़मीन है वो क्या करेंगे, इसमें 10 जने 10-10 करोड़ के हिसाब से इस ज़मीन का ले सकते हैं और इसमें क्या करा सकते हैं, अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। इस तरह से 100 करोड़ में वो ज़मीन ले लेंगे पूरी में और 10 बीघा को एक बीघा में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, वो उनके हिसाब से वो जाने। आगे इसमें बात की गई है तो फोकस ऑन स्मॉल फॉर्मेट्स सच एज स्टूडियो, अपार्टमेंट्स और हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ जो कि आपको पता है दिल्ली में कितनी, जो मुखर्जी नगर आपने नाम सुना होगा, जो एक तरह से कोचिंग हब है, वहाँ पर हॉस्टल वगैरह सुविधा भी यहाँ पे क्या कराई जाएगी, दिल्ली में डेवलप कराई जाएगी। प्रमोट्स वॉकिंग एंड साइकिलिंग, और दिल्ली में क्या किया जाएगा कि साइकिल चलाने और पैदल चलने के बारे में भी प्रमोट किया जाएगा। साइकिल चलाने और दिल्ली में पैदल चलने के बारे में अगर प्रमोट करेंगे तो क्यों करेंगे गुरुजी, इसलिए करेंगे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को बढ़ते हुए देखते हुए वहाँ पर क्या हुआ कि जो गाड़ी है, जो पेट्रोल वाहन है, डीजल वाहन है, इनको कम किया जाएगा और साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि अपना स्वास्थ्य भी क्या हो, सही बना रहे, साथ ही के साथ वहाँ का डेवलपमेंट भी चलता रहे। वो डेवलपमेंट किस तरह से चलता रहेगा, पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम, वहाँ पे पेट्रोल की कीमत होगी, साथ के साथ में वहाँ पे साइकिलिंग चलाएंगे तो स्वास्थ्य भी, आपको पता है 21 जून को जो अपने योग दिवस आ रहा है आपको पता होगा, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए साइकिलिंग को बढ़ावा देंगे और पैदल चलने को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जो कि हम बात करते हैं ग्रीन ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस ऑन वाटर बॉडीज एंड ग्रीन बेल्ट्स, और इसमें क्या होगा कि ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वाटर बॉडीज को, जो पानी की व्यवस्था है उसको भी डेवलप किया जाएगा। दिल्ली में पानी की समस्याओं को लेकर अगर परेशानी आती है तो परेशानी भविष्य में नहीं आएगी, और ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया है जो कि 2041 तक इसको क्या कर देंगे, ये लागू कर देंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई।
इसके अलावा इन्होंने लैंड प्लानिंग की व्यवस्था करी थी और मेट्रो की जो मेट्रो सिटी है वो सारी व्यवस्था इन्होंने लागू कर दी। अब साथ ही इसमें क्या होगा कि ये तो लागू कर दी, जिसका नाम दिया गया दिल्ली मास्टर प्लान 2041, जिसमें कि ये सारे की एरिया जिसमें दिखाए गए हैं कि क्या क्या इसमें होने वाला है। ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, इधर से हम बात करते हैं हेरिटेज, कल्चर एंड पब्लिक स्पेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, शेल्टर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट जो कि हमने बात कर ली, पानी की इनकी प्रदूषण की व्यवस्था कम हो जाएगी। ये सारे की एरिया जो फोकस है जो ध्यान देने वाली है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके अलावा दिल्ली मास्टर प्लान में जो प्रिपरेशन की गई है ये सारे की पॉइंट यहाँ पर मैंने जो भी बोले हैं वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं, किस तरह से ये प्रपोजल देंगे, किन किन नए एरियाज को ये प्लॉटिंग के लिए रखेंगे, इन सभी को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये 2021 का जो मैं दिखा रहा हूँ ये मैप प्लान है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2041 के अंदर बता दी है। साथियों, आपको ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से समझ में आ रही है और लग रहा है कि हाँ हमारे लिए जो कंटेंट मिल रहा है वो एक तरह से बहुत ही अच्छा है और नॉलेजेबल है, ठीक है, जो आपको ले एग्जाम में लिखने लायक क्या कर देगा, किसी भी प्रकार की परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप एक बार दबाकर इस सेशन को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए और थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ये दिल्ली का पहले का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लू चार्ट, और ये बात कर ले हम इसमें क्या क्या दो प्लानिंग की गई है, इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो देख लो आप। लाइवलर, इंक्लूसिव, पीपल फ्रेंडली, इक्वली, सेफ एंड सिक्योर, क्लीन ग्रीन, इनोवेटिव, प्रोस्पेरस, सस्टेनेबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेंट, रेसिलिएंट, स्मार्ट, हेल्थी, ये सब इसमें शामिल है दिल्ली के मास्टर प्लान में। ये सारी चीज़ें आपको समझने लायक है, आप एक बार पीडीएफ में देख लीजिएगा। दिल्ली का मास्टर प्लान हमने पूरा समझा दिया आपको, सारी चीज़ें आपको बता दी। 2017 में ये बात हुई थी, ये योजना जीआईसी आधारित होगी जिसकी हम बात करते हैं। इसमें बुनियादी ढांचे पर काम किया जाएगा, दिल्ली का विकास प्राधिकरण इसमें तैयार किया जाएगा और ये एक रणनीतिक और सक्षम ढांचा है जो दिल्ली को एक तरह से विकास के मार्गदर्शन पर ले जाएगा। हम बात करते हैं तो 1962, 2001 और 2021 की ये 3 योजनाएं जो इसमें तैयार की गई है मास्टर प्लान के तहत। ये ट्यूशन जो बात आएंगे, ये ट्यूशन किस लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही इसमें एक बात और बोली गई है कि जो ब्लूप्रिंट निकाला का दिल्ली सरकार ने दिल्ली के पब्लिक के लिए क्या कर दिया है, बता दिया है कि आपका ये मास्टर प्लान है और ये सारी सुविधाएं आपको 2041 तक मिलने वाली है। यदि किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्तिजनक उठती है, कोई भी आपत्ति लगती है, किसी भी प्रकार के मुद्दे को लेकर आपत्ति है तो वो हमें बताए, हमारे मैसेज करें, हमें बताए, जो राज्य सरकार जो दिल्ली सरकार है उनको बताए और हम उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक तरह से ये ब्लूप्रिंट निकाला गया है अभी हाल ही में जो दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2041 के लिए इन्होंने लागू किया है। ये कहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी या आरएस लेवल के क्वेश्चन का ये बात करें तो ये पूछा जा सकता है आपको जनरल स्टडीज के पार्ट पेपर 2 में, जिसके अंदर गवर्नेंस आती है, इसमें ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ पेपर नंबर 3 की हम बात करें जिसमें बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाकर, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है। इसमें इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटिंग प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्स ग्राउंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीज़ों के अंदर ये सारी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो तीसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है किसे हाल ही में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है या अनुमोदित किया गया है। तो अभी हाल ही में दूसरे कार्यकाल जो कि बात करते हैं किनका कार्यकाल, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है साथियों यूएन के यूनाइटेड जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो हम बात करते हैं इससे क्या है महासचिव बन गए। कौन बन गए, एंटोनियो गुटेरेस। अब एंटोनियो गुटेरेस बना दिए गए, तो ये किन्होंने बनाया, तो आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की हम बात करते हैं तो कितने देश शामिल है, 193 देश शामिल है। इसमें कितने देश की बात करते हैं, तो इसमें शामिल है 5 तो जो बात करते हैं परमानेंट सदस्य है बड़े बड़े देश के, 5 तो परमानेंट सदस्य देश है। ठीक है, बात करते हैं 10 अदर देश है। 15 देशों में से 9 देश, 15 में से
9 देश जिसको मंजूरी दे देता है, वो मंजूरी दे देता है, उसी को क्या मिल जाता है, यहाँ का महासचिव का पद मिल जाता है। और जिसमें हम बात करते हैं, अभी हाल ही में महासचिव के पद की बात करते हैं, तो महासचिव के पद में कौन बिठाए गए वापस से, तो ये बिठाए गए साथियों कौन, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि 2017 में बनाए गए थे। अब वापस इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और ये वापस से क्या बना दिए गए हैं, ये बना दिए गए यूनाइटेड नेशन के महासचिव। ये क्या थे, ये थे साथियों पहले पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कहाँ के, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब मुझे एक चीज़ आप बता दो, अभी हाल में यूनाइटेड नेशंस के जो हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के, इसमें अभी हाल में किसको यूनाइटेड का हेड बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस का हेड किसे बनाया गया था अभी हाल ही में, जो कि कहाँ के विदेश मंत्री थे, तो वो विदेश मंत्री कहाँ के थे साथियों, तो वो थे साथियों मालदीव के विदेश मंत्री। और मालदीव के विदेश मंत्री को अभी हाल ही में, मालदीव के विदेश मंत्री को अभी हाल ही में क्या बनाया गया था, तो ये बनाया गया था साथियों यूनाइटेड नेशन का हेड, जिनका नाम था अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहिद का नाम सुना है आपने, अब्दुल्ला साहिद कहते हैं यहाँ के अभी हाल ही में हेड बनाए गए थे यूनाइटेड नेशंस की हम बात कर रहे हैं। और इसमें 5 जो परमानेंट है और 9 क्या है इसमें अलग है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, 5 तो स्थायी है, 15 और 10 क्या है अस्थायी है, इसमें सारी चीज़ें आपको बता दी है। देखो और ये इसमें कैसे चुनाव होता है, तो इसके बारे में भी आज मैं चर्चा कर लेता हूँ आपको साथ। तो ये देखो, एंटोनियो गुटेरेस बेग्ड फॉर द सेकंड टर्म, हाउ इज द यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड, कर लिया, ये बात कर ली अपने यूनाइटेड नेशन की। एंटोनियो गुटेरेस साहब की हमने फोटो देख ली, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मैं आपके सामने पिक लेकर आया हूँ। तो ये यूनाइटेड नेशंस की हम बात कर लेते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड जनरल असेंबली की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है साथियों न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये तो हो गई। और इसके महासचिव कौन बन गए, एंटोनियो गुटेरेस। हम बात करते हैं इसमें 193 देश शामिल है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें डिवीजन की हम बात करते हैं, तो देखो एक सेकेंड इसमें देखो मैं बताता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये साथियों 54 देश। कितने देश है, 54 देश। ये कितने देश है, ये भी कितने देश है, 54 देश। इनकी हम बात करते हैं तो ये कितने देश है, ये 23 देश। ये कितने साथियों, तो ये 33 देश। कितने देश है, 33 देश। और एक जो ये ब्लैक बचा है, ये 9 ग्रुप का देश है, 9 ग्रुप का देश है। अब देखो इसमें देखने की बात करना कि इसमें जो चुनाव होते हैं ना, वो चुनाव क्या होता है, एक ग्रुप में होते हैं। और इस ग्रुप को डिवाइड किया गया 5 में। और 5 की हम बात करते हैं तो जो आपको ये वाला कलर दिखाई दे रहा है 54 देशों वाला, इसकी हम बात करते हैं तो द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन स्टेट, जिसमें कि कितने देश शामिल है, 54 देश शामिल है। ये दूसरा वाला आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन, द ग्रुप ऑफ एशिया पैसिफिक स्टेटस। ये देखो आप, इसी देश में से अभी हाल ही में किनको, अब्दुल्ला साहिब को यूनाइटेड नेशन का हेड बनाया गया है, जिसकी मालदीव के विदेश मंत्री हैं। और भारत भी इसी में शामिल है। लेकिन जो भारत की जो बात करते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित की हमने बात करी थी, जवाहरलाल जी की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, वो एक बार यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष रह चुकी है। और अभी हाल में यूनाइटेड नेशन की जो बात करें, एंटोनियो गुटेरेस क्या बन गए, महासचिव बन गए हैं। तीसरे ग्रुप की हम बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ, एक सेकेंड इसमें मैं बता देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो आप, देखो सारे ग्रुप में आपके सामने लेकर आया हूँ। तो एक है अफ्रीकन स्टेट का ग्रुप, एक है एशिया के स्टेट ग्रुप, एक है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट, यूरोपियन जो स्टेट है उनका ये रेड वाला ग्रुप। इसके अलावा हम बात करते हैं तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जो स्टेट है उनका ये ग्रुप है। और हम बात करते हैं द ग्रुप ऑफ वेस्टर्न, ये ग्रुप ऑफ वेस्टर्न की बात करते हैं, 28 देश इसमें शामिल है। और इसमें ये ग्रुप किसका है, तो ये है वेस्टर्न यूरोपियन का और ये है ईस्टर्न यूरोपियन का, जो 23 देश है, ठीक है। और ये के 9 ग्रुप में, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, नोट करना होगा। अगर आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे साथ, तो आपको एक एग्जाम अच्छे एग्जाम की तरह से तैयार किया जाएगा। ये आपको एक जैसे ग्रुप डी की तैयारी कराए तो हमारे बस की बात नहीं है।
तैयारी करो हाई लेवल की, ताकि छोटे लेवल में जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन आप छोटे लेवल की तैयारी करोगे और बात करोगे एसएससी रेलवे की जो आने वाला एग्ज़ाम होगा ना, उसमें इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यदि आप डिटेल से हमारे साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो एक बार क्या कर दो, थम्स अप कर दो, लाइक कमेंट कर दो और बता दो कि सर हमें अच्छे से समझ में आई है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी है। ये पूरा कंटेंट आपको लेना चाहिए। आपको पीडीएफ नहीं मिलती तो पीडीएफ मंगा करो मेरे से, या जो भी हमारे श्री जी क्लासेज की टीम है उनके द्वारा आपको किसी के भी द्वारा पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। और आपको एक बार इनके सारे नोट्स देख लेना है, जिसमें हम बात करते हैं सारे देश शामिल है, और जो इसमें बात करते हैं 10 नॉन परमानेंट देश है, और नॉन परमानेंट में क्या है, भारत भी शामिल है। इसका ये जो क्वेश्चन है, ये यूपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आया था। ये क्वेश्चन आपको देख लेना है और सोल्व करने की कोशिश करनी है। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनए इज अपॉइंटेड बाय द, किसके द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, तो सिर्फ काउंसिल या वर्ल्ड बैंक। ये सारे 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस बीमारी की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र, देख लो आप, संयुक्त राष्ट्र आपको सब जगह मिलेगा, और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की हम बात करते हैं, इसके 75वें सत्र को क्या किया है, संबोधित किया है। किसने संबोधित किया है साथियों, तो हमारे आपको पता है स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे, तो स्वास्थ्य मंत्री है साथियों कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अभी हाल ही में जो बात करते हैं 75वें सत्र को संबोधित किया है, 75वें सत्र को संबोधित किया है, जिसकी हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा के। और इसमें किस बीमारी को लेकर किया गया है, तो ये किया गया है HIV एड्स बीमारी को। किसको लेकर बात की गई है इसमें, तो HIV एड्स बीमारी को बात करते हैं। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम की हम बात करें, ठीक है, जो एक तरह से ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को ये करता है कमज़ोर, ठीक है। आपको पता होगा NACP की बात करते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जिसकी हम बात करते हैं। और ये क्या है, ये है साथियों NACP, आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। और हम बात करते हैं तो इसको कब लॉन्च किया गया था, 1987 में लॉन्च किया गया था। इसी के तहत ये लागू किया गया है। HIV एड्स के बारे में अभी हाल में चर्चा की गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल है। 193 देशों के सदस्य की हमने बात कर ली, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसमें ये देखो हर्षवर्धन जी ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, इसमें सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। और इसमें बोला गया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग की ध्यान में रखना है, मतलब क्या होना है कि भीड़ के पास नहीं जाना। जिस प्रकार कोरोना वायरस में क्या होते हैं, हम दूर दूर रहते हैं, नज़दीकियाँ बना के नहीं रखते, इसी तरह इसमें क्या होता है, दूरियाँ रखनी है और इर्द गिर्द केंद्रित है। इसी को रोकते हुए ये सारी चीज़ें इसी पर ध्यान रखना गया है। भारत के करीब 14 लाख लोगों को मुफ्त एंटी रेट्रो वायरल मुहैया करा रहा है, या मुफ्त इलाज में दे रहे हैं। इसके तहत इसमें एंटी रेट्रो वायरस थेरेपी काम में ली जा रही है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये किस प्रकार काम करती है। आगे चलते हैं साथियों, इसी में चर्चा करते हैं। तो आप देख लो, इसमें 2 प्रकार के पेज थे। एक पेज था जो बात करें 1992 से 1999 का पेज था, 1992 से 1999 का पेज था। और दूसरा जो पेज है वो पेज है साथियों 1999 से 2006 का। ये आपको पीडीएफ में पढ़ लेना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मीटिंग का ध्यान रखना है। ये NACP की हमने बात कर ली, जो लॉन्च किया गया था 1987 को। और इसका ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है HIV, इसके तहत ये सारी चीज़ गई है। अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, तो ये तीसरे नंबर के मुद्दे पर आता है, जिसमें गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, जो तीसरे नंबर का जो गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है तीसरे नंबर के सस्टेनेबल गोल में। बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो भारत की रैंक आई थी 117वें नंबर की, जो पिछले साल से 2 नंबर खिसक गई है। पिछले साल 115वें नंबर में था, और इस साल बात करते हैं इंडिया में SDG में, तो केरल टॉप पे रहा था। क्या रहा था, केरल टॉप पे रहा था साथियों। SDG के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आगे चलते हैं साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
HIV क्या होता है, तो आपको पता है HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में कि HIV की फुल फॉर्म क्या होती है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस होता है, ये सारी चीज़ें इसमें बात कर ली हमने। आज का हमारा जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वो क्वेश्चन है हमारा कि राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर के सीमा सड़क भवन में सीमा सड़क संगठन, एक सेकेंड, हाँ, राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर के सीमा सड़क संगठन में भवन में सीमा सड़क संगठन द्वारा स्थापित 2 उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में जो बात करते हैं राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है, अभी हाल ही में BRO की बात करते हैं, जो करते हैं हम किस सीमा सड़क संगठन की बात करते हैं, ये कहाँ पर लागू किया गया है, तो ये लागू किया गया है, उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन किया है, ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। राजनाथ सिंह क्या है भैया, राजनाथ सिंह है गृह मंत्री, राजनाथ सिंह क्या है, तो राजनाथ सिंह है भैया, एक सेकेंड, राजनाथ सिंह हमारे क्या है, तो रक्षा मंत्री है। क्या है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, और रक्षा मंत्री के अंदर ही क्या आता है, BRO आता है, BRO, बॉर्डर जो अपन बात करते हैं, जिसकी बात करें सीमा सड़क संगठन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंदर। अब इसमें क्या होगा कि जी BRO क्या काम करता है, जो भी संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, संवेदनशील क्षेत्र मतलब विदेशों के साथ जुड़े हुए अपने जो बॉर्डर होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, इन सभी संवेदनशील क्षेत्रों में क्या होता है, रोड वगैरह की समस्या को निपटाने के लिए सड़क सुरक्षा संगठन बनाया जाता है। और इसमें क्या होगा कि अभी हाल में 2 उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह जी ने, जो कि दिल्ली से किया गया है। बस आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि BRO क्या काम करता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले ये देख लो आप, ये तो नहीं, वो सारी चीज़ें बाद में, ये देखो आप, इसमें क्या होगा कि सीमा सड़क संगठन के उत्कृष्ट के 2 केंद्रों का उद्घाटन किया है, जो सड़कों, पुलों, हवाई क्षेत्रों, सुरंगों के निर्माण के साथ साथ सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं। उनमें से एक केंद्र पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में लगभग 60,000 किलोमीटर, ये कितने हजार किलोमीटर बनाएंगे, तो इसमें बात करें 60,000 किलोमीटर, और सड़कों में 56,000 किलोमीटर पुलों का, और 19 हवाई क्षेत्रों, 4 सुरंगों के विकास में BRO को ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। और BRO के तहत ये 2 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए राजनाथ सिंह जी ने, जिसकी हमने बात कर ली है। आगे चले, इसको पढ़ लो 1 मिनट। BRO सेट्स अप 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की ये काम किया जा रहा है, जिसकी हम बात कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखो आप, राजनाथ सिंह जी वित्त काटते हुए, प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क्या काम होता है। एक्सीलेंस का मतलब है उत्कृष्ट, एक तरह से रूप बढ़ावा देना। एक्सीलेंस का मतलब होता है कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पर बैठकर मैनेजमेंट जो क्या करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या क्या इसमें चर्चा की गई, चेंज मैनेजमेंट, प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, IT लैंडस्केप के बारे में, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, प्रोसेस गवर्नेंस, नॉलेज एंड स्किल्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा की जाती है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कर ली है। आगे चलते साथियों और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, हाल ही में भारत के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में कितने प्रतिशत तक बढ़ गया। तो साथियों इसमें बढ़ गए 51% तक। 51% तक क्या हो गया, जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ गया, उत्पादों का निर्यात बढ़ चुका। अब इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि जो केमिकल रसायन हम खेती के लिए यूज करते हैं, केमिकल रसायन की हम बात करते हैं कि जैसे आप डालते हो दवाइयाँ वगैरह छिड़कते हो, तो उसमें क्या होगा कि केमिकल रसायन को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। और जो हमारे जो फर्टिलाइजर्स की हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं जैविक की बात करते हैं, तो आपको पता है जो खाद बीज डालते हैं हम, जो एक तरह से क्या होता है, जो आपको पता है कि जो एक तरह से बायोगैस बायोमास की तरह होता है, जो हम क्या करेंगे खेती में डालते हैं। जो गोबर वगैरह जानते हो आप, उनको क्या किया जाएगा, खेती के लिए यूज किया जाएगा, जो एक तरह से जैविक कृषि उत्पादों का क्या करेगी, निर्यात को बढ़ावा देगी। और ये प्रतिशत कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया साथियों कितना, 51%। और ये क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में
ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो सिक्किम है वो पहले स्थान पे था। क्या था? सिक्किम ने पहले स्थान में इसको बढ़ावा दिया। अब मुझे ये बताता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो यूटी की बात करते हैं तो यूटी में कौन था? तो हाल ही में सिक्किम तो राज्य में था और यूटी में कौन था? लक्षद्वीप था। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य सिक्किम और यूटी में लक्षद्वीप, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और समझ में आएंगे तो साथियों एक बार मुझे बता दो, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ये बता दो कि जो अपना सेशन चल रहा है ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर अच्छे से आ रहा है तो एक बार थम्स अप और कमेंट करके बता दो कि हाँ विकास सर आ रहा है और ये ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए रोज़ मिलने चाहिए जिसमें डिटेल से भी बात हो और आंसर्स की भी बात हो, सारी चीज़ें आपको अच्छे से उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आपका पॉजिटिव कमेंट है तो आपका ये ध्यान रखा जाएगा। आपको बताएं 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को वर्ल्ड जो ब्लड जो डोनेट करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए? 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मिल्क डे। कौन सा डे? मिल्क डे। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 जून का कौन सा दिवस मनाया जाता है? साइकिलिंग डे। कौन सा? साइकिलिंग डे। आगे हम बात करते हैं साथियों किसकी? 5 जून की। 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? देखो ध्यान से देखते जाना। 5 जून को पर्यावरण दिवस डे, पर्यावरण डे। आगे बात करते हैं 8 जून को कौन सा डे मनाते हैं? 8 जून को कौन सा डे मनाते हैं? तो विश्व महासागरीय दिवस। विश्व महासागरीय दिवस। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेरे साथियों 8 जून को। और बात करते हैं 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 1 जून को मिल्क डे, 3 जून को साइकिलिंग डे, 5 जून को पर्यावरण डे, 8 जून को विश्व समुद्री महासागरीय डे। ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। बस मुझे इतना बता दो कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे जो भी मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं। इनकी थीम बता दो, मैं मान जाऊंगा कि मेरे जो पसीना बहा रहा हूँ इसका मुझे फ़ायदा मिल रहा है और मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या हो रहे हैं? इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। यदि आपको नहीं आता है तो फिर आप मेरा साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हो, फिर क्लास में आप क्या हो? देखने और लाइक करने आ रहे हो। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो और रिविज़न करते हुए जाओ। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। इसमें क्या होगा कि इसमें ये होने वाला है कि 2020 में 689 मिलियन डॉलर की तुलना में पिछले वित्त वर्ष में जैविक उत्पादों के आउट बाउंड की शिपमेंट में 1040 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। तो हमने बात कर ली लगभग 51% इसमें बढ़ोतरी हुई है, जो कि हमने इसमें सारी चीज़ें बात कर ली। बस आपको डाटा याद रखना है। ये जैविक कहती है ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया है, जिसकी हमने बात कर ली सिक्किम और लक्षद्वीप की हमने इसमें बात कर ली है। कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग बनते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये एक सेकेंड, 6 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन था और 6 के बाद 11वां रख दिया, लेकिन इसका नाम अपन देंगे 7वां। इस पे ध्यान मत दो आप, क्वेश्चन नंबर 7 लगा लो। आगे चलो। 11 से 12 जून 2021 को शुरू हुआ यूरो कप 2020, यूरो कप 2020 और 2020 टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ या फुटबॉल? अब बताइए, जिसको भी यूरो कप याद है वो जल्दी से मेरे साथ छाप दो और यूरो कप के बारे में हम बात करते हैं। और यूरो कप जो 2020 का है वो 2020 का नहीं होकर 2021 में होगा। कब होगा? 2020 का कोरोना के कारण नहीं हुआ और 2021 में होगा। प्रत्येक 4 साल में यूरो कप आयोजित किया जाता है। यूरो कप की बात करें तो स्थापना 1958 में हुई थी। जिस प्रकार फीफा आयोजित होता है इसी प्रकार यूरो कप आयोजित होता है। इस साल की हम बात करते हैं कि ये 11 देशों में आयोजित होगा। कितने देशों में? 11 देशों में इस साल यूरो कप आयोजित होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं भैया और तो आपको ध्यान रखने हैं साथियों, आपको पूरे तथ्य याद रखने हैं। यूरो कप 11 देशों में आयोजित होगा। इस साल जो हम बात कर रहे हैं 2021 में हो रहा है, 2020 में होने वाला था। ये प्रत्येक 4 साल में यूरो कप होता है और 1958 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी में। तो देखो आप आगे चलते हैं, बात करते हैं तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। यूरो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये देखो आप, ये यूरो कप
और ये आपको पीफा आपका इधर से नजर आ रहा होगा। इन क्वेश्चंस का आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाओ। फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, बताइए। फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो गुरुजी रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में। कौन जीता था, फ्रांस जीता था। कौन जीता था, फ्रांस जीता था। उपविजेता कौन रहा था, उपविजेता रहा था क्रोएशिया। कौन रहा था, क्रोएशिया उपविजेता रहा था। देख लो आप, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं इसी में, तो 2022 में कहाँ आयोजित होगा, तो ये होगा प्यारे बच्चों कतर दोहा में। कहाँ पर होगा, कतर दोहा में इसका आयोजन होगा फीफा विश्व कप 2022 में। फीफा विश्व कप 2018 रूस में आयोजित, फ्रांस जीता, क्रोएशिया क्या हुआ था, उपविजेता रहा था। क्या रहा था, उपविजेता क्रोएशिया रहा था। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही तो एक बार थम्स अप कर दो और मुझे बता दो फीफा का मुख्यालय कहाँ है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो किससे है भैया, फुटबॉल से। किससे है, फुटबॉल से। हाल ही में सुनील छेत्री जो भारत के खिलाड़ी है, कहाँ के, भारत के खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया 74 गोल के साथ। बताइए किसने छोड़ दिया, किसको पीछे छोड़ दिया, बताइए पीछे किसको छोड़ा था सुनील छेत्री जी ने, लियोनेल मेसी को। किसको छोड़ा था, लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा था। और हमने इसमें बात की थी, फर्स्ट नंबर पे कौन था, इनके तो 72 गोल थे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हमने बात की थी, और रोनाल्डो के कितने गोल थे, 103 गोल थे। कहाँ के निवासी है, पुर्तगाल के निवासी है। कहाँ के निवासी है, पुर्तगाल के निवासी है। सुनील छेत्री भारत के, लियोनेल मेसी की हमने बात कर ली है, जो कहाँ के खिलाड़ी है, ये साथियों अर्जेंटीना के। कहाँ के, अर्जेंटीना की ये खिलाड़ी है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे इसी में बात करते हैं, चुन्ना गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था, तो इनका संबंध किस खेल से था, चुन्नी गोस्वामी का, तो इनका फुटबॉल और क्रिकेट से दोनों से संबंध था। फुटबॉल और क्रिकेट से दोनों से ये क्या थे, संबंधित थे, फुटबॉल और क्रिकेट से। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाना और ये सारी चीज़ें आप नोट करके अपने कॉपी में लिख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे है ये गलत है, ये 8वें नंबर का क्वेश्चन है। 11 जून 2021 को जानी मानी शख्सियत अशोक पनगाड़िया जी का निधन हो गया। बताइए उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में था, तो भैया जो अशोक पनगाड़िया जी था, अशोक पनगाड़िया जी की हम बात करते हैं, तो ये एक क्या थे, कार्डियोलॉजिस्ट है। क्या थे, कार्डियोलॉजिस्ट की हम बात करते हैं, ये वो थे जिसकी हमने बात की। इनका भी निबंध हो गया, और ये किससे संबंधित थे, ये चिकित्सा से संबंधित थे। किसकी बात करें अपन, तो ये बात करें अपन किसकी, कार्डियोलॉजिस्ट अशोक पनगाड़िया जी की, जिनका निधन हो गया है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये देखो आप, ये सारी चीज़ें इनका निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी, बताइए। भारत की पहली महिला अशोक पनगाड़िया जी जो पद्मश्री अवार्ड से संबंधित थे, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे। और भारत की पहले कार्डियोलॉजिस्ट की हम बात करते हैं, तो भैया वो अशोक जी तो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट थे। और ये मैडम जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, इनकी मृत्यु हो गई है। ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, जिनका नाम था पद्मावती। क्या नाम था, पद्मावती। क्या नाम था, पद्मावती। रानी पद्मावती नहीं भैया, ध्यान तो सुनाओ, रानी पद्मावती नाम तो सुना होगा मूवी का हमने, है ना। किसकी थी, दीपिका पादुकोण की, याद है, मजा आया। देखा किस ने देखी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दो। दाली में दूसरे नहीं भैया, के अग्रवाल जी का निधन हुआ था। और के अग्रवाल जी किससे संबंधित थे, ये भी कार्डियोलॉजिस्ट से शामिल थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे। और कार्डियोलॉजिस्ट इनका भी क्या हो गया, निबंध हो गया। मनुष्य में सर्वाधिक लंबी कोशिका, बताइए, न्यूरॉन। क्या नाम है, न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका कौन सी है, तो मनुष्य में सर्वाधिक कोशिका की हम बात करते हैं, तो तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका तंत्र होता है, वो तंत्रिका तंत्र कौन सा है, तो वो न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ईईजी की फुल फॉर्म, ईसीजी की फुल फॉर्म किससे संबंधित है, ईईजी है मस्तिष्क से। किससे, मस्तिष्क से ईईजी संबंधित है। और ईसीजी किससे है, तो ये हृदय से संबंधित है। किससे, हृदय से संबंधित है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ईईजी की हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। क्या नाम है, इंसेफ्लोग्राफ।
किसके फॉर्म है, ईईजी की। किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, और ये किसकी बात करते हैं, ये हृदय से संबंधित है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो अशोक जी की हमने बात कर ली वो क्या थे, वो थे न्यूरोलॉजिस्ट। क्या थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे। और जो मैडम बात करते पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी, वो थी पद्मावती। कौन थी, वो थी पद्मावती। बात करते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की। आज का 9th नंबर का क्वेश्चन है भैया हमारा, जो कि इम्पोर्टेंट है। 26 मई से 6 जून 2021 तक आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल, इसकी हम डिटेल में चर्चा करते हैं और भागना नहीं है। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने दिया है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूं मायूस न होकर मैं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका जिस तरह से जो संडे को भंडारा होगा ना, इसमें जो धमाकेदार एंट्री होगी हमारी, वो तगड़ी वाली होने वाली है। बस आपको डटे रहना है और मुकाबला करना है। और बात करेंगे इस क्वेश्चन की, इसको भी नस्ते नाबूद करने वाला है, एक तरह से पूरा इसका नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो 26 मई से जून 2021 तक आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो ये मिला है तिलोत्तमा को। क्या मिला है, तिलोत्तमा को। किस फिल्म के लिए मिला है, राहगीर फिल्म के लिए। किसके लिए, राहगीर फिल्म के लिए। क्या दिखाती है, झारखंड का परिदृश्य दिखाती है, झारखंड का परिदृश्य दिखाती है। कौन सी, राहगीर फिल्म। और इसके लिए तिलोत्तमा जी को राहगीर फिल्म के लिए क्या मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में हम बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं इसी में, तो इसमें देखो डायरेक्टर है, जो बात करते हैं डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड की बात करते हैं वो मिला है गौतम घोष को। गौतम घोष को किनको मिला है, गौतम घोष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें दिया गया है। इसी में चर्चा करते हैं। तो देखो आप, ये देखो, इन मैडम का नाम है तिलोत्तमा। देखो आप, देखो शानदार, अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे चले बात करें तो देखो क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म, अरे यार चल जा मेरे भाई, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया था, बताइए। किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो 67 में छिछोरे फिल्म को। किन्हें दिया गया था? छिछोरे फिल्म को। देखी हो क्या आपने, किसने देखी है? मैंने तो नहीं देखी भैया। छिछोरे फिल्म को 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं 66 फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? भैया ये दिया था चाटा को। किसको दिया गया था? चाटा को, मतलब थप्पड़ को। किसे दिया गया था? थप्पड़ को 66 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। अरे यार अच्छे से लिख जा भाई, बच्चों को समझ में नहीं आता होगा। ये दिया गया था भैया थप्पड़ को। किसे दिया गया था? थप्पड़ को दिया गया था। 66 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का थप्पड़ को दिया गया था। 67 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? 67 में छिछोरे फिल्म को दिया गया था। रुको आगे चलते हैं। हाल ही में किस फिल्म को देख फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मतलब ऑस्कर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था नोमैडलैंड को। किसे किया गया था? नोमैडलैंड को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये तथ्यात्मक जानकारी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया है, बताइए। सुपरस्टार, साउथ के सुपरस्टार का नाम बता दीजिए आप, तो मुझे बताओ जो। ठीक है, आपको ये बताना है साउथ के सुपरस्टार जिनका नाम है मिस्टर रजनी, बस आपको ध्यान देना है। और रजनीकांत को ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। आगे चलें तो आगे चलते हैं। इनको क्या मिला है भैया, ये कौन है, इनको क्या मिला है? तो इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। इनका नाम है मनोज वाजपेयी और ये मिस्टर धनुष भाई साहब। और एक्ट्रेस में किन्हें दिया गया था? तो मिस्टर कंगना रनौत जी को दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए आज कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और इसको बताना है कि प्रति वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है और किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये आर्टिकल तो मैं बता देता हूँ 23। बाल श्रम जो निषेध दिवस मनाया जाता है शोषण विरोध अधिकार के अंतर्गत आता है। 5 जून, 8 जून, 11 जून, 12 जून। बस आपको कुछ नहीं करना,
कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करना है और प्यारे बच्चों दबाकर शेयर करना है, लाइक कमेंट भी करना है। ऐसा नहीं है आप क्या करते हो भाग जाते हो, सेशन के एंड में कमेंट करना रहता है और बताना रहता है कि सर हाँ सेशन अच्छा लगा। साथ ही साथ आपको मोटिवेशन के साथ बने रहना है और अगले आने वाली सभी क्लास में मित्र मंडली को जोड़ लीजिएगा। और देखो साथियों, आपका जो भविष्य है ना, वो भविष्य अपने आप ही डिसाइड करोगे। भैया पेन भी गिर गया, ठीक है, अपने आप डिसाइड करोगे और आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखोगे कि आने वाला एग्ज़ाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए हमें कितनी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अपना आंसर पढ़ ले और आंसर पढ़ के अपने क्या कर लो एग्ज़ाम देने चल जाओ। थोड़ी डिटेल अपने को अंदर से रखनी होगी और इसी डिटेल्स के साथ क्या करेंगे, हम आने वाले एग्ज़ाम को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगे और आने वाले जीवन में सफलता प्राप्त करके माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। मेरी बेस्ट लाइन ये थी कि आपको पता है छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान दे और अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित करे कि आपके साथ कोई भी महिला सुरक्षित महसूस करे। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू दोस्तों।